नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आई एम मोनिका नामा। आज हम बीएड सेकंड ईयर का पेपर है, फोर्थ कंपलसरी गाइडेंस एंड काउंसलिंग यूनिट आपकी थर्ड है, विशिष्ट अधिगमकर्ताओं हेतु निर्देशन उपकरण और प्रविधियां। टॉपिक है बाल अपराधी बालक। बाल अपराधी बालक हमारा टॉपिक चल रहा है और सब टॉपिक है बाल अपराध के कारण, यानी कि बाल अपराध के कारण कौन कौन से हैं जिसके कारण बालक बाल अपराधी कहलाता है। तो देखिएगा आज बाल अपराध के कारण, बाल अपराध के कारण बाल अपराध के कारण। अब बाल अपराध के कारण कौन कौन से हैं, जिसमें फर्स्ट है आनुवांशिक कारण। आनुवांशिक कारण। सेकंड है शारीरिक कारण। शारीरिक कारण। थर्ड है मनोवैज्ञानिक कारण। मनोवैज्ञानिक कारण। फोर्थ है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण। एंड फिफ्थ है पारिवारिक कारण। पारिवारिक कारण। एंड सिक्स है विद्यालय संबंधी कारण। विद्यालय संबंधी बाल अपराध के कारणों में सबसे जो प्रमुख कारण हैं वो आनुवांशिक कारण, शारीरिक कारण, मनोवैज्ञानिक कारण, सामाजिक कारण, पारिवारिक कारण और विद्यालय संबंधी कारण। ये बाल अपराध के कारण हैं, यानी कि बाल अपराध के ऐसे कारण हैं जिसके कारण बालक अपराध करता है। अब बाल अपराध के कारण में आनुवांशिक कारण में फर्स्ट है अपराधी प्रवृत्ति। फर्स्ट है अपराधी प्रवृत्ति यानी कि बालकों को अपराधी प्रवृत्ति अपने माता पिता से वंशानुक्रम द्वारा प्राप्त होती है। बालकों को अपराधी प्रवृत्ति अपने माता पिता से वंशानुक्रम के द्वारा प्राप्त होती है, यानी कि जैसे माता पिता होते हैं अपराध करने वाले, वैसी ही वंशानुक्रम के कारण उनको वो अपराधी प्रवृत्ति प्राप्त होती है। साथ में वंशानुक्रम के द्वारा यानी कि आनुवांशिक गुणों के द्वारा, आनुवांशिक लक्षणों के द्वारा अपराधी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करते हैं, यानी कि आनुवांशिक लक्षण अपराधी प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट इसी में है शारीरिक रचना। शारीरिक रचना यानी कि बालक की शारीरिक रचना का आधारभूत कारण वंशानुक्रम होता है। बालक की शारीरिक रचना का आधारभूत कारण वंशानुक्रम होता है। बाल अपराधियों को अपने वंशानुक्रम से एक विशेष प्रकार की शारीरिक रचना प्राप्त होती है, यानी कि बालक की शारीरिक रचना का आधारभूत कारण क्या है? वंशानुक्रम। और बालक को यानी कि बाल अपराधियों को अपने वंशानुक्रम वातावरण से ही, अपने वंशानुक्रम गुणों से ही, अपने वंशानुक्रम लक्षणों से ही एक विशेष प्रकार की शारीरिक रचना प्राप्त होती है। इस प्रकार की शारीरिक रचना वाले बालक को, यानी कि जो वंशानुक्रम वातावरण से उनको शारीरिक रचना प्राप्त होती है, ऐसी रचना वाला बालक, ऐसी शारीरिक रचना वाले बालक का शरीर गठा हुआ होता है, पुष्ट शरीर होता है। इसलिए इन बालकों की शारीरिक रचना तथा बाल अपराध, शारीरिक रचना और बाल अपराध का इनका घनिष्ठ संबंध होता है। नेक्स्ट है शारीरिक कारण। अब शारीरिक कारण में देखिएगा, फर्स्ट शारीरिक दोष। शारीरिक कारण में शारीरिक दोष यानी कि बालकों का शारीरिक दोष उसके अपमान का कारण होता है, यानी कि बालक का शारीरिक दोष उसके अपमान का कारण है। शारीरिक दोष यानी कि मान लीजिए किसी बालक में शारीरिक दोष है, अब सब जगह उसका मजाक बनाया जाता है, तो उसको क्या होना पड़ता है? अपमानित होना पड़ता है। तो बालक का जो
शारीरिक दोष है उसके अपमान का कारण होता है, यानी कि शारीरिक दोष, शारीरिक विकृति ही बालक के अपमान का कारण होती है, जिसके कारण बालक को सब स्थानों पर, यानी कि बालक को परिवार में, पड़ोस में, मित्र मंडली में, साथ में ही विद्यालय में, सब जगह उसे अपमानित होना पड़ता है। यानी कि शारीरिक दोष के कारण बालक को परिवार में, पड़ोस में, मित्र मंडली में, साथ में विद्यालय में या किसी 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 फंक्शन में उसको अपने शारीरिक दोष के कारण अपमानित होना पड़ता है। और अपमान के कारण बालक के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। अपमान के कारण उसको उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है, जिसके कारण वह, यानी कि आत्मसम्मान को ठेस पहुंचने के कारण ही वह अपने अपमान का बदला लेने के लिए, वह दूसरों को कष्ट देने लगता है, दूसरों को सताने लगता है और दूसरों को कष्ट देने लगना, सताने लगना जैसे अपराध वो करने लगता है। तो शारीरिक दोष क्या है? शारीरिक कारण, यानी कि शारीरिक दोष भी शारीरिक कारण है। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक कारण। अब मनोवैज्ञानिक कारण में देखिएगा, मनोवैज्ञानिक कारण में फर्स्ट है मानसिक रोग। मानसिक रोग, यानी कि बालकों के मानसिक रोग उसको अपराधी बनाने के उत्तरदायी कारण होते हैं। बालकों के मानसिक रोग उसको उत्तरदायी बनाने के कारण होते हैं, यानी कि मानसिक रोग के कारण बालक क्या बनता है? अपराधी बनता है। यानी कि अपराधी बनाने का उत्तरदायी कारण क्या है? बालक का मानसिक रोग। साथ में यह है कि रोगों से ग्रस्त, यानी कि मानसिक रोगों से जब बालक ग्रस्त हो जाता है तो वह तनाव से भी ग्रस्त हो जाता है। विचार करने की या सोचने समझने की या कुछ निर्णय लेने की क्षमता उसकी क्षीण हो जाती है, यानी विचार शून्य हो जाता है। साथ ही उसमें असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, यानी कि मानसिक रोग के कारण तनाव उत्पन्न होता है। तनाव के कारण हम विचार लेने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता खो देता है, यानी कि विचार में शून्यता आ जाती है। और विचार में शून्यता आने के कारण उसमें असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। असंतुलन उत्पन्न होने का कारण ही बालक अपना आत्मनियंत्रण खो देता है और आत्मनियंत्रण खोने के कारण वो कई अपराधों को जन्म देता है। नेक्स्ट है अवरुद्ध इच्छा। इसी के अंतर्गत है सेकंड अवरुद्ध इच्छा। अवरुद्ध इच्छा से तात्पर्य यह है, मैक्डूगल ने बताया है या मैक्डूगल ने कहा है कि प्रत्येक बालक में प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ संवेग जुड़ा हुआ होता है। यानी कि प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ संवेग का संबंध होता है, प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ संवेग जुड़ा हुआ होता है। जैसे पलायन के साथ भय का संवेग शामिल है, यानी कि पलायन के साथ भय का संवेग संबंध रखता है। जब मूल प्रवृत्ति अवरुद्ध हो जाती है, यानी कि जब मूल प्रवृत्तियां रुक जाती हैं, तब वह भावना ग्रंथि का निर्माण करती है। यानी कि जब मूल प्रवृत्तियां अवरुद्ध हो जाती है, रुक जाती है, तब वह भावना ग्रंथि का निर्माण करती है और इससे बालक में बेचैनी उत्पन्न होती है। तनाव उत्पन्न होता है और यह बेचैनी और तनाव उसकी दूसरी इच्छाओं को भी प्रभावित करती है। यानी कि जब बालक में भावना ग्रंथि का विकास होता है, भावना ग्रंथि का निर्माण होता है, तो उसमें बेचैनी उत्पन्न होती है और यह बेचैनी उसके दूसरे कार्यों को भी, दूसरी इच्छाओं को भी प्रभावित करती है। यही कारण है कि बालक धमकाने पर, यानी कि यही कारण होता है कि बालक को डराने या धमकाने पर वो झूठ बोल सकता है, घर से भाग सकता है, साथ में आक्रमण कर सकता है। और अवरुद्ध इच्छाओं के कारण बालक में मानसिक संघर्ष उत्पन्न होता है। यानी कि अवरुद्ध इच्छा के कारण बालक को डराने धमकाने पर वो घर से भाग सकता है, गलत कार्य कर सकता है और अपराध की प्रवृत्ति में लिप्त हो सकता है। इस प्रकार अनेक कारण अवरुद्ध इच्छा भी अपराध प्रवृत्ति को जन्म देती है। नेक्स्ट है निराशा। इसी के अंतर्गत है थर्ड निराशा यानी कि आक्रमण निराशा की सामान्य प्रतिक्रिया है, ऐसा हर लोग ने कहा है। आक्रमण निराशा की सामान्य प्रतिक्रिया है, ऐसा हर लोग ने कहा है। और व्यक्ति जितना निराश होता है, जितना असफल होता है, उतना ही अधिक आक्रमणकारी बनता है। यानी कि किसी कार्य को करने पर बालक यदि असफल होता है, बार बार उसको प्रयास करता जाता है लेकिन सफलता नहीं मिलती है, तो वो आक्रमणकारी बन जाता है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लगातार निराश रहने वाला बालक आक्रमणकारी और बाल अपराध का दोषी माना जाता है, बाल अपराध के दोषी बन जाता है। तो निराशा भी इसका एक कारण है। नेक्स्ट है फोर्थ संवेगात्मक असंतुलन।
संवेगात्मक असंतुलन यानी कि बाल अपराध के मनोवैज्ञानिक कारणों में संवेगात्मक असंतुलन सबसे महत्वपूर्ण कारण है। बाल अपराध के मनोवैज्ञानिक कारणों में सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट जो कारण है वो संवेगात्मक असंतुलन है। संवेगात्मक असंतुलन के कारण बालक में असुरक्षा, अपर्याप्तता, हीनता की भावना, प्रेम तथा सहानुभूति के अभाव और कठोर अनुशासन के प्रति पूर्ण समर्पण यानी कठोर अनुशासन के प्रति पूर्ण समर्पण या उदंड कार्य न करके बालक के व्यवहार और व्यक्तित्व को असमायोजित कर देता है। कहने का मतलब है कि कठोर अनुशासन के प्रति जब बालक समर्पण हो जाता है या उदंड न करके यानी कि उदंडता का कार्य न करके, शैतानी वाला कार्य न करके बालक के व्यवहार और उसके व्यक्तित्व में असमायोजित कर देता है। यानी कि अगर बालक को कठोर अनुशासन में रखा जाएगा तो बालक का व्यवहार और व्यक्तित्व असमायोजित हो जाएगा और असमायोजित होने के कारण वो कई अपराध को करने की उसको प्रेरणा मिलेगी। इस प्रकार से आपके आनुवंशिक कारक, सामाजिक शारीरिक कारण और मनोवैज्ञानिक कारण ये कंप्लीट हुए। 3 कारण हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।